हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल बे ऑन साइंस। और हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं क्लास 10th का भूगोल है, जियोग्राफी का बुक है, जिसमें हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं जल संसाधन। इसके पहले एक वीडियो और हो गया है जो कि चैप्टर शुरुआत का था। ये सेकंड वीडियो है और सारा वीडियो को चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय ख़त्म किए हम लोग अपना चैप्टर को शुरू करते हैं, जो कि आज हम लोग पढ़ेंगे जल संसाधन का उपयोग। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग इसको देखते हैं। देखिए यहाँ दिया हुआ है जल संसाधन का उपयोग। भारत की आबादी तीव्रतम गति से बढ़ रही है। जबकि आबादी जो है बहुत बढ़ रही। हम लोग जनसंख्या के मामले में विश्व में दूसरे या तीसरे नंबर पर ही हैं। स्वतंत्रता के पश्चात भारत की जनसंख्या लगभग तिगुनी हो गई है। आबादी वृद्धि के साथ जल की सभी क्षेत्रों में मांग त्वरित गति से बढ़ी है। पेय जल, सिंचाई तथा उद्योग जैसे उपकरणों की वृद्धि से जल की मांग काफ़ी बढ़ गई है। 1951 ईस्वी में भारत में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 5177 घन मीटर थी, जो 121 में 1829 घन मीटर प्रति व्यक्ति पहुंच गई। संभावना है कि 2025 ईस्वी तक पहुंचते प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 1342 घन मीटर प्रति व्यक्ति हो जाएगी, जो कि जल संकट की समस्या के आगमन का संकेत प्रतीत होता है। ऐसे संकटपन्न देशों को जल का आयात करना पड़ेगा, मतलब कि जल जो है बाहर के देशों से मंगवाना पड़ेगा। अभी देख लीजिए, एक तरह से पानी जो है, हम लोग बाहर जाते हैं कहीं तो हम लोग पानी की जो पीने का पानी है वो हम लोग अभी से ही खरीद के पीना, कुछ पिछले वर्षों से ही पीना शुरू कर दिए हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है इसका चार्ट दिया गया है। हम लोग चार्ट को समझते हैं। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, यहाँ दिया हुआ है जल की उपलब्धता। जो यहाँ पे लिखा हुआ है उसी को ग्राफ से दर्शाया गया है। तो यहाँ पे 1951 के बारे में बताया गया है कि जो जल की उपलब्धता है, जल का जो स्तर है, मान लीजिए कि एक कुआं है, इस तरह से इमेजिन कीजिए। तो 1951 में जो था जल की उपलब्धता था, मान लीजिए यहाँ पे था 5177 घन मीटर यहाँ तक था। उसके बाद क्या हुआ, आ गया हम लोग का वर्ष 2021। उसमें कितना तेजी से जल स्तर नीचे घटा है घन मीटर में। देखिए यहाँ 2000 है, यहाँ 2021, यहाँ करीब करीब यहाँ जाएगा ग्राफ। तो देखिए यहाँ पे मात्र 1828 घन मीटर बचा हुआ है। और एक अनुमान लगाया गया है कि 2025 में मात्र जल जो है वो 2025 में यहाँ पहुँच जाएगा घन मीटर में 1342 घन मीटर ही पानी बचेगा। और हम लोग को पानी को आयात करना पड़ेगा, मतलब कि पानी को बाहर के जगहों से मंगाना पड़ेगा। आयात मतलब हम लोग कोई भी सामान भारत से मंगा रहे हैं। और निर्यात मतलब हम लोग अपना प्रोडक्ट, अपना उत्पाद भारत या अपने देश से दूसरे देशों को भेज रहे हैं या व्यापार कर रहे हैं। देखिए चित्र दिया हुआ है 3.1 वार्षिक जल की घटती उपलब्धता। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। जल का मानवीय जीवन में काफ़ी उपयोग है। यहाँ तक कि जीवन सृजन में भी जल महत्वपूर्ण है। प्राणी एवं वनस्पति में भी अधिकांश भाग जल के ही होते हैं। इससे जल के महत्व को सहज ढंग से समझा जा सकता है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है बॉक्स में, क्या आप जानते हैं कि प्राणियों में 65% तथा पौधों में 65 से 99% जल का अंश विद्यमान रहता है। मतलब जो शरीर का ढांचा बना हुआ है या शरीर में जो भी कोशिकाएं हैं, ब्लड है,
जो भी भाग है वो त्वचा है, सब में जल का मात्रा है। पौधा का जो भी भाग है, फल फूल पत्ती तना, तो उसमें जल का यूज होता है, जो कि 65 से 99% है। जैसे हम लोग कुछ फल ही खा लेते हैं, जैसे आम खा लिए तो उसमें रस मिलता है, तो वो जल का ही भाग है। लीची खा लिए, सेब खाते हैं तो उसमें रस निकलता है सब। फिर पौधे को भी काटते हैं तो कुछ उसमें निकलता है पदार्थ, और जो भी पत्तियां हैं सब में जल का भाग होता है। आगे देखते हैं, आंका जा सकता है। यहाँ जल के उपयोग की सूची लंबी है, मतलब हम लोग उपयोग की सूची बनाते जाएं तो बोलने से तो ख़त्म नहीं हुआ, सूची बनाते जाएं तो काफ़ी लंबा सूची बन जाएगा। पेयजल, घरेलू कार्य, सिंचाई, उद्योग, जन स्वास्थ्य, स्वच्छता तथा मल मूत्र विसर्जन इत्यादि कार्यों के लिए जल अपरिहार्य है। जल विद्युत निर्माण तथा परमाणु संयंत्र, शीतलन, मत्स्य पालन, जल कृषि, वानिकी, जल कीड़ा जैसे कार्यों की कल्पना बिना जल के नहीं की जा सकती है। अब जैसे कि देखिए, जल कीड़ा जो तैरते हैं, हम लोग तैराकी सीखते हैं, या जल कीड़ा यही हुआ। उसमें जैसे कि अगर हम लोग स्टीमर चलाना चाहें, जो हम लोग नौका विहार एक तरह का होता है, उसमें स्टीमर से घूम सकते हैं। एक तालाब या नहर बना के वानिकी करेंगे तो उसमें जल का ज़रूरत, जल कृषि करेंगे। जल में कृषि आ गया जैसे कि मत्स्य पालन, और जल कृषि मतलब हम लोग कृषि करेंगे तो जल का ज़रूरत होगा। मत्स्य पालन के लिए भी, मछली का उत्पादन के लिए भी जल का ज़रूरत पड़ेगा। परमाणु संयंत्र, शीतलन, ये सब के लिए जल का विद्युत आपूर्ति, जल विद्युत, अभी बिजली से भी, ये पानी से भी बिजली बनाया जाता है, जो कि टरबाइन, बड़ा बड़ा टरबाइन जो रहता है पानी में लगाया जाता है, पानी के प्रवाह से टरबाइन घूमता है और बिजली का उत्पादन होता है, वही हो गया जल विद्युत। तो इन सब का है जो भारत में जल उपयोग के बदलते स्वरूप को सारणी से देखा जा सकता है। तो चाहिए फ्रेंड्स, हम लोग चार सारणी समझते हैं। 3.2 भारत जल के उपयोग का बदलता स्वरूप, इकाई अरब घन मीटर में। यहाँ देखिए, उपयोग घरेलू उपयोग है, यहाँ दिया गया है वर्ष 1990 में क्या था, और यहाँ पे दिया गया है 2000, 2010, 2025 और 2050 में घरेलू में इतना ज़रूरत पड़ेगा। और धीरे धीरे देखिए, यहाँ पे 1990 में 25 था, 2000 में हो गया 33, 10 में 42, 2025 आते आते 52 हो जाएगा, और 50 आते आते 60 घन मीटर की आवश्यकता पड़ेगी। वही सिंचाई का दिया हुआ है आंकड़ा। फिर उद्योग का दिया हुआ है, इंडस्ट्री, फैक्ट्री, ये सब में भी जल का उपयोग होता है। ऊर्जा के लिए, जैसे कि बिजली, विद्युत ऊर्जा का हम लोग जो निर्माण करते हैं, अन्य इतना, और लास्ट में हम लोग का यहाँ पे योग दिया हुआ है। यहाँ पे अनुमानित यहाँ पे दिया हुआ है, कितना अनुमान लगाया हुआ है चार्ट में। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं नेक्स्ट में दिया हुआ है, नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग को दिया हुआ है बहुउद्देशीय परियोजनाएं। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे, बहुउद्देशीय परियोजनाएं। प्राचीन ग्रंथों एवं अन्य ऐतिहासिक अभिलेखों से स्पष्ट होता है कि ईंट, पत्थरों, मिट्टी, मलबे के सहारे झीलों या अन्य जलाशयों के तटबंधन और लहरों जैसी उत्कृष्ट कृतियां बनाई जाती थी। अतः यह परिघाटी नवीन नहीं है। हमें आज कई नदियों पर बांध बनाए हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने तथा देशवासियों के जीवन स्तर को सुधारने हेतु योजनाएं निर्मित हुई, जिनमें नदी घाटी है परियोजनाएं। देखिए, हीराकुंड बांध यहाँ दिखाया हुआ है। इसके पहले हम लोग कॉर्नर वाला ये पढ़ लेते हैं। क्या आप जानते हैं, देश को विकास के रास्ते पर ले जाने वाले उक्त परियोजनाओं को प्रथम
प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गर्व से आधुनिक भारत का मंदिर कहा। ये सब हम लोग करते चलेंगे, हम लोग को वस्तुनिष्ठ प्रश्न में काम देगा। तो नेक्स्ट देखते हैं, जिसमें नदी घाटी परियोजनाओं पर विशेष बल दिया गया। इन परियोजनाओं के विकास के कई उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण, मृदा अपरदन पर रोक, पेय एवं सिंचाई हेतु जलापूर्ति, विद्युत उत्पादन, उद्योग के जलापूर्ति, परिवहन, मनोरंजन, वन्य जीव संरक्षण, मत्स्य पालन, जल कृषि, पर्यटन इत्यादि अनेक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सक्षम इन नदी घाटी परियोजनाओं को बहुउद्देशीय परियोजना के नाम से विभूषित किया जाता है। अब हम लोग नदी में बांध बना के हम लोग पानी को संग्रह रखेंगे तो हम लोग उससे बहुत तरह के कार्य कर सकते हैं। जो अगर नदी का पानी आगे बहते जाएगा तो वो अगल बगल के किनारों को काटते जाएगा, जिससे मृदा अपरदन भी होती है, उसको हम लोग रोक सकते हैं। बाढ़ से हम लोग नियंत्रण कर सकते हैं एवं सिंचाई भी कर सकते हैं। हम लोग को जल, हम लोग के पास बांध के द्वारा नदी में जल है तो उससे हम लोग सिंचाई भी कर सकते हैं, जलापूर्ति कर सकते हैं। अगल बगल का अगर नदी में पानी रहेगा तो जो नदी के किनारे बसे हुए शहर हैं उनका जो जल स्तर है हैंडपम्प का, कुआं का, उसमें भी रहेगा। हम लोग विद्युत उत्पादन कर सकते हैं, नदी में पानी रहेगा तो उद्योगों के लिए जलापूर्ति कर सकते हैं। परिवहन और उसमें नौका, स्टीमर ये सब चला के परिवहन भी कर सकते हैं। मनोरंजन, वन्य जीव संरक्षण, मत्स्य पालन इत्यादि हम लोग जल कृषि, पर्यटन इत्यादि अनेक उद्देश्यों की पूर्ति कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, प्रथम प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण था कि नदी घाटी परियोजनाएं कृषि, औद्योगिकरण, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, औद्योगिकरण तथा नगरीय व्यवस्था को समन्वित रूप से विकसित कर सकेगी। भारत में अनेक नदी घाटी परियोजनाओं का विकास हुआ है। भाखड़ा, नांगल, हीराकुंड, दामोदर, गोदावरी, कृष्णा, स्वर्णरेखा एवं सोन परियोजना जैसी अनेक परियोजनाएं भारत के बहुआयामी विकास में सहायक हो रहे हैं। गत कुछ वर्षों से बहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं बांध विरोध एवं पुनर्निरीक्षण का कारण बनते रहे हैं। नदियों में बांध लगाने से नदियों का प्राकृतिक प्रवाह अवरुद्ध होता है, जिससे तल पर अवसादीकरण तेज हो जाता है। इस तटछल जमाव से जलीय जीवों के साथ भोजन एवं प्रजनन तथा स्वतंत्र विचरण की समस्या तो आती ही है, साथ ही बाढ़ जैसी भीषिकता भी उत्पन्न हो जाती है। इतना ही नहीं, बाढ़ग्रस्त मैदान की वनस्पतियां एवं मृदाएं प्लावित होकर अपघटित हो जाती हैं। नेक्स्ट है हम लोग का पॉइंट, नर्मदा बचाओ। नर्मदा बचाओ हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए क्या है, नर्मदा बचाओ आंदोलन। इसके पहले हम लोग जान लेते हैं, क्या आप जानते हैं नर्मदा बचाओ आंदोलन एक गैर सरकारी संगठन NGO है जो स्थानीय लोगों, किसानों, पर्यावरणविदों, मानव अधिकार कार्यकर्ताओं को गुजरात के नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध के विरोध के लिए एक प्रेरित करता है। अब आइए देखते हैं इसको। टिहरी बांध आंदोलन जैसे अनेक जन विरोध बहुउद्देशीय परियोजनाओं को खामियों को उजागर करते हैं। आमतौर पर लोग अपनी जमीन, आजीविका और संसाधन से लगाव एवं नियंत्रण का त्याग कर अन्यत्र विस्थापित हो जाते हैं, जिसके बदले इन्हें न तो पर्याप्त मुआवजा मिल पाता है और न ही ये विस्थापित होने के पश्चात इन परियोजना का ही लाभ ले पाते हैं। इनका लाभ पूंजीपति एवं जमींदार वर्ग को अवश्य मिल जाता है। यह सच है कि सिंचाई की सुलभता ने
कई क्षेत्रों में फसल के प्रतिरूप को परिवर्तित किया है। जहां जल कृषि एवं वाणिज्य फसलों की ओर किसान आकृष्ट हुए हैं, वहीं मृदाओं के लवणीकरण जैसी गंभीर समस्याएं भी उत्पन्न हो रही है। इसी वजह से यहाँ देखिए इसी वजह से गरीब, भूमिहीन एवं अमीर भूस्वामी के मध्य एक सामाजिक खाई का निर्माण होता प्रतीत हो रहा है। इस तरह के झगड़े अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी लगते एवं लाभ के बंटवारे में दिन प्रतिदिन समस्याएं उत्पन्न हो रहे हैं। अब ये जो परियोजनाएं बनती है उनका तो लाभ जो है बड़े बड़े लोगों को ही मिल पाता है, और जो निर्धन है, भूमिहीन है, उन्हें पर्याप्त मुआवजा भी नहीं मिल पाता, उन्हें विस्थापित होना पड़ता है और परियोजना का लाभ से भी वो वंचित रह जाते हैं। ये देखिए प्रमुख नदियाँ एवं परियोजनाएं यहाँ पे दिखाया गया है बुक में। जो कि साफ यहाँ पे दिख नहीं रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग आगे पढ़ते हैं। अक्सर देखा जाता है कि नदी घाटी परियोजनाओं द्वारा वांछित उद्देश्य की पूर्ति न करने की वजह से विरोध एवं आपत्तियां उठाई जाती है। इन बांधों का निर्माण बाढ़ नियंत्रण के लिए होता है। उनके जलाशयों में तत्क्षण जमा होने से बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अतिवर्षा के जल भी बांध के नियंत्रण से बाहर हो जाते हैं। वर्ष 2007 में उत्तर बिहार की बाढ़ भीषिक्ता का मंजर आप देख या सुन चुके हैं, जो नेपाल स्थित बैराज के द्वारा छोड़े गए जल से अति विकट हो गई थी, जिससे जान माल की क्षति के साथ भूमि निम्नीकरण की समस्या में इजाफा हुआ है। ऐसा भी माना जाता है कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं के कारण भूकंप की संभावना बढ़ जाती है। इतना ही नहीं, बाढ़ से जल प्रदूषण, जल जनित बीमारियां तथा फसलों में कीटाणु जनित बीमारियों का संक्रमण भी हो जाता है। यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए, जहाँ जल परियोजनाओं से लाभ है वहाँ जल परियोजनाओं से यहाँ पे नुकसान या हानि भी है, उसी का वर्णन यहाँ पे किया गया है। नेक्स्ट है जल संकट। इसमें हम लोग पहले पढ़ लेते हैं। क्या आप जानते हैं, स्वीडन के एक विशेषज्ञ फाल्कन मार्क के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन 1000 घन मीटर जल की आवश्यकता है। इससे कम जल उपलब्धता जल संकट है। अब एक व्यक्ति को 1000 घन मीटर की आवश्यकता होती है, तो सोचिए कितना बड़ा जल संकट हमारे जीवन पे आने वाला है। यहाँ पढ़ते हैं, जल की अनुपलब्धता जल संकट के रूप से जाना जाता है। अब जल की अनुपलब्धता, जल उपलब्ध ही नहीं है, तो वही जल संकट के रूप से जाना जाता है। पृथ्वी पर विशाल जल सागर होने एवं नवीनीकरणीय होने के बावजूद जल दुर्लभता एक जटिल समस्या है। जल संकट के भाव उत्पन्न होते ही मानस पटल पर सूखाग्रस्त अनावृष्टि क्षेत्र का चित्र उपस्थित होने लगा है। चित्र संख्या 3.4 से जल संकट की स्थिति का आकलन किया जा सकता है। हम वर्षा के वार्षिक और मौसमी परिवर्तन के कारण जल संसाधन की उपलब्धता के समय और स्थान की विभिन्नता से इनकार नहीं कर सकते हैं। प्रायः जल की कमी, इसके अतिशोषण, अति उपयोग एवं समाज के विविध वर्गों में जल की असमान वितरण से उत्पन्न होती है। आप जानते हैं कि किसी क्षेत्र में प्रचुर जल उपलब्धता के बावजूद वहां जल दुर्लभता व्याप्त हो जाती है। हमारे कई शहर इसके उदाहरण हैं। बढ़ती जनसंख्या, उनकी मांग तथा जल के असमान वितरण भी जल दुर्लभता का परिणाम है। जलाधिक्य से न केवल जल का घरेलू उपयोग बढ़ता है, बल्कि अधिक अनाज उत्पादन हेतु जल संसाधन का अतिशोषण कर सिंचित भूमि में भी अभिवृद्धि की जा रही है, जिससे शुष्क ऋतु में कृषि किया जा सके। अक्सर देखा जाता है कि किसान खेतों पर अपने निजी कुएं
नलकूप के द्वारा भूमि सिंचित कर कृषि उत्पादन को बढ़ा रहे हैं, परंतु जरा सोचिए इनका परिणाम क्या होगा। इससे भूमिगत जल स्तर नीचे गिर सकता है और जल की उपलब्धता में कमी आएगी और जैव समुदाय में पेय जल के अभाव के साथ भोजन सुरक्षा भी खतरे में पड़ जाएगा। यहाँ देखिए, क्या आप जानते हैं वर्तमान समय में भारत में कुल विद्युत का लगभग 22% भाग जल विद्युत से प्राप्त होता है। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, स्वतंत्रता के पश्चात भारत में तीव्र गति से औद्योगिकरण एवं नगरीकरण का विकास हुआ। आज बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने भी अपने पैर जमा लिए हैं। उद्योग की वजह से मृदु जल का दबाव बढ़ रहा है। इन उद्योगों को संचालित करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिनकी अधिकांश पूर्ति जल विद्युत द्वारा होती है, मतलब कि जल से विद्युत बनाया जाता है, उससे होती है। शहरों में बढ़ती आबादी एवं शहरी जीवन शैली के कारण जल एवं विद्युत की आवश्यकता में त्वरित वृद्धि हुई है। जहां नलकूप लगाकर जलापूर्ति के अंधाधुंध शोषण हो रहा है और जल के भंडार तीव्र गति से घट रहे हैं। यहाँ देखिए कॉर्नर में दिया हुआ है, क्या आप जानते हैं केवल कानपुर में ही 180 चमड़े के कारखाने हैं जो प्रतिदिन 58 लाख मीटर माल जल गंगा में विसर्जित करती है। मतलब कि जो कानपुर में 180 चमड़े के कारखाने हैं वे रोज़ 58 लाख लीटर मल जल, मतलब कि गंदे जल जो है गंगा में विसर्जित करते हैं, जिससे कि पेयजल में कमी होती है। आगे देखते हैं हम लोग। अभी तक हमने जल संकट के मात्रात्मक पहलू पर चर्चा किया है, मतलब कुछ पहलू पर चर्चा की, परंतु हमारे देश में कुछ ऐसे भी परिस्थितियां हैं जहां जल की पर्याप्त मात्रा होने के बावजूद भी लोग प्यासे हैं। बता सकते हैं ऐसा क्यों है? इस दुर्लभता का कारण है जल की खराब गुणवत्ता। मतलब जल तो पर्याप्त मात्रा में है लेकिन वो पीने लायक नहीं है, जिससे कि लोग समझिए कि एक तरह से प्यासे हैं। यह किसी भी राज्य या देश के लिए चिंतनीय विषय है। घरेलू एवं औद्योगिक अपशिष्टों, रसायनों, कीटनाशकों और कृषि में प्रयुक्त होने वाले उर्वरक जल में मिल जाने से जल की गुणवत्ता बुरी तरह प्रभावित हुई है, जो मानव के लिए अति नुकसानदेह है। बिहार एवं पश्चिम बंगाल के कुछ भागों में जल के अतिदोहन से क्या हो गया है, सांख्यिया यानी कि आर्सेनिक एवं राजस्थान एवं महाराष्ट्र में इससे फ्लोराइड, बिहार में आर्सेनिक बढ़ा है और राजस्थान एवं महाराष्ट्र में फ्लोराइड के संकेंद्रण में वृद्धि हुई है। सीवेज एवं जलमल से भारत के अधिकांश नगरीय क्षेत्रों में धरातलीय जल दुष्प्रभावित हुए हैं। भारत की अधिकतर नदियां आज दूषित हो गई हैं। अनेक छोटी नदियां तो अत्यंत ही विषैली हो गई, जिससे कि क्या हुआ है, पीने का पानी जो है काफ़ी कम गया है और इसकी समस्या उत्पन्न हो गई है। तो फ्रेंड्स आज यहीं तक रहने देते हैं और नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे जल संरक्षण एवं प्रबंधन की आवश्यकता। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसी तरह का वीडियो पाने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।